वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले भी मैं आपको इस पर्टिकुलर पेपर की 4 वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें से 3 वीडियोस जो है वो 3 आपकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 की। बट सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा छोटी रही हैं और सारी ही मैंने जो है ज़्यादा अच्छे से डीपली एक्सप्लेन नहीं किया है। दूसरा, एक वीडियो मैंने और बनाई थी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है जब आप इस वीडियो को देख लोगे उसके बाद, बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर्स कवर नहीं करूँगी। आज के इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो अपने एग्जाम से पहले तो ट्राई करना 3 से 4 बार जरूर देख लो इस वीडियो को। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवाने वाली हूँ और इस वीडियो से जो है आप इजीली अपने 70 to 80 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। करते हैं आज की वीडियो को शुरू। अगर आपका 80 नंबर का ही पेपर है तो 50 to 60 जो आप स्कोर कर लेंगे। सो रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश में जो आपकी टोटल 3 यूनिट्स है। पहली है E.M. फ्रॉस्टर की एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल, दूसरी है बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंदामठ और तीसरी है आपके चमन नाहल की आज़ादी। सो ये तीनों टेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो तीनों टेक्स्ट के बारे में आपको छोटा सा एक ब्रीफ दे देती हूँ मैं। सबसे पहले E.M. फ्रॉस्टर का जो ये है एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल है, इसमें आपको बताया गया है कि कैसे आप एक क्रिटिकली अप्रिशिएट कर सकते हैं एक नॉवल को आपको कैसे क्रिटिकली पढ़ना होता है, उनके ऑथर के बारे में उनके बारे में बताया गया है और उनके वर्क्स के बारे में बताया गया है। सेकेंडली भी है आनंदामठ, जो कि क्या है, इसमें तो सॉन्ग है वंदे मातरम का, उसके बारे में बताया गया है। आनंदामठ की जो क्रिटिकली कमेंट्री दिखाई गई है, उसके अलावा इश्यूज ऑफ जेंडर, नेचुरल कैलेमिटी, उन सब के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा है चमन नाहल की आज़ादी। इसमें हमारे को एक तो स्टॉर्म्स और आफ्टरमैथ उसके बारे में बताया गया है। दूसरा इसमें वायलेंस एंड ट्रॉमा, थीम्स, एनालिसिस, वो सब कुछ हम देखने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इसके आपको कैरेक्टर्स जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स के ऊपर जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास E.M. फ्रॉस्टर का एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल। तो ये पर्टिकुलर जो नॉवल है ये आपको एक्सपेक्ट करता है कि आप सीख सको कि कैसे आपको एक क्रिटिकली एनालाइज करना एक नॉवल को। E.M. फ्रॉस्टर जो इन्फ्लुएंस देते हैं और उन्होंने अपना ये वर्क जो है पब्लिश करवाया था 1927 में। याद रखना 1927 में उन्होंने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो क्या करवाया था, पब्लिश करवाया था। दूसरा, इन एन अर्ली बट सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट, उन्होंने ये एनालाइज किया था कि जो जेनर ऑफ द नॉवल है ये क्या है, इस पर्टिकुलर जेनर नॉवल का क्या है, दैट इज कैनोनिकल टेक्स्ट, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके मेथोडोलॉजी ऑफ रीडिंग अ नॉवल क्रिटिकली। फॉस्टर का जो नॉवल है वो एक्सपेक्ट करता है ऑफ टी नॉवल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एफर्ट्स इन स्टडिंग द जेनर ऑफ द नॉवल। उसके बाद अगर हम देखें ऑथर और उनके वर्क्स के बारे में, सो जो E.M. फ्रॉस्टर है इनको रिगार्ड किया जाता है एज वन ऑफ द फाइनेस्ट 20th सेंचुरी क्रिटिक्स। सो 20th सेंचुरी क्रिटिक का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिटिक बोला जाता है इन्हें। और इन हिज वर्क मेनी ऑफ हिज आइडियाज जो है एंड क्रिटिकल टेनेंट्स जो है अबाउट सेक्शन 8 एंड लिटरेचर कैन बी फाउंड। ही इज ऑल्सो और सेलिब्रेटेड नॉवल, मतलब उनके बहुत सारे ऐसे नॉवल्स हैं जो कि सेलिब्रेट किए गए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर उनके कुछ नॉवल्स के बारे में बात करें, सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ E.M. फ्रॉस्टर, फर्स्ट नॉवल्स उनके अगर हम देखें, दैट इज एक आपका नॉवल है द लॉन्गेस्ट जर्नी, जो कि कब पब्लिश हुआ 1907 में। दूसरा आपका जो है अ रूम विद अ व्यू 1908 में। एंड अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया का बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आपका बन जाता है पेपरों के लिए, तो इसी भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी टेक्स्ट है, तो ये भी आप एक बार यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। दूसरा है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उनका कुछ वर्क्स अगर देखें तो पहला एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल, ये आपका एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। दूसरा है द फेमिनिन नोट इन लिटरेचर। ट्रैवलिंग राइटिंग अगर इनके हम देखिए, जो इन्होंने ट्रैवल राइटिंग लिखी है, दैट इज अलेक्जेंड्रिया हिस्ट्री एंड गाइड। एंड दूसरा है द हिल ऑफ देवी 1953 का ये टेक्स्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, हम बायोग्राफी, इनकी बायोग्राफी भी है, दैट इज रिटन बाय गोल्ड्सवर्थ लोस डिकिंसन। सब 7 एस्पेक्ट देख लेते हैं उनके नॉवल के। सबसे पहले है एक स्टोरी के उन्होंने जो 7 एस्पेक्ट बताया है। फॉस्टर जब वो स्टेट करते हैं दैट एज इट इज कोर अ नॉवल, ये टेल करते हैं स्टोरी बाय सीक्वेंसिंग इवेंट इन अ वे दैट कीप्स द रीडर क्यूरियस एज टू व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। मतलब कि वो ये बताते हैं कि उस पर्टिकुलर जो नॉवल में उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने अपने जो रीडर्स को ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस रखा हुआ है कि क्या होगा अगले मतलब मूवमेंट में, क्या होगा या उनके पर्टिकुलर टेक्स्ट में क्या होता है, दैट इज कि वो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं अपने नॉवल्स में। जो स्टोरी है इज अ बैकवर्ड ऑफ अ नॉवल, मेकिंग द ऑडियंस वांट टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। इफ ऑडियंस नॉट वांट टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट देन दैट इज नॉट अ गुड नॉवल। क्योंकि उनके हिसाब से क्या होता है कि कोई भी एक नॉवल जो है वो तभी एक अच्छा नॉवल हो सकता है जब जो राइटर है वो रीडर्स के अंदर जो क्यूरियोसिटी पैदा कर सकता है। पीपल मेकिंग, मतलब इसमें एक पीपल है जो कि यहाँ पे एस्पेक्ट बताया गया नॉवल का, मेकिंग करेक्टर टू नो व्हाट हैपन नेक्स्ट टू होम डिड इट हैपन्स। मतलब कि वो ये भी बताते हैं कि उनके नॉवल में सिर्फ ये नहीं है कि क्या होगा नेक्स्ट, यही वो बताते हैं, बल्कि
किसके साथ होगा इसकी भी क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए। ये नहीं है कि जैसे लोगों को पता है कि हाँ मुझे ये तो पता है कि नेक्स्ट बुक जिसके साथ भी होगा ना इस पर्टिकुलर इंसान के साथ होगा, तो ऐसा वो नहीं चाहते थे। वो ये भी चाहते थे कि जो लोग के रीडर्स हैं उनके माइंड में ये भी रहे कि किसके साथ कब कहाँ कैसे होगा, मतलब सब कुछ एक क्यूरियोसिटी रहे उनके रीडर्स के दिमाग में। फॉस्टर जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन द राउंड कैरेक्टर्स एंड द फ्लैट कैरेक्टर्स इन नॉवल। फ्लैट कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं आर दोज हु लैक डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि जो ज़्यादा मतलब ना डीपली सोचना नहीं चाहते या फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नॉवेल्स उनको पसंद नहीं होते हैं। कैरेक्टर्स हु आर फ्लैट हैव ओनली वन और टू डिस्टिंग्विश ट्रेट्स, मतलब वो जो है सिर्फ एक या दो चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं सोच पाते हैं। फ्लैट कैरेक्टर्स जो कैन बी सम्ड अप इन अ सिंगल लाइन एंड इजीली रिकॉग्नाइजेबल, मतलब कि उनको हम बोल सकते हैं जैसे एक पर्टिकुलर इंसान है, अगर हम उसका फेस रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो ऐसा हो गया थोड़ा सा सैड फेस बना रहा है, थोड़ा सा खुशी का बना रहा है, मतलब अगर एक इंसान है अगर हम उसकी शक्ल देखेंगे तो बता सकते हैं हाँ ये दुखी है ये खुश है। पर कई फेसेस ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल एकदम नॉर्मल होते हैं, मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल, तो उससे आप पता नहीं लगा सकते हो। एंड दैट इज द फ्लैट कैरेक्टर कि वो लोग मतलब आप ना उनको देख चेहरा देख के इसलिए पता लगा सकते हो बिकॉज उनके ज़्यादा ट्रेट्स नहीं होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं उनके बहुत सारे फेसेट्स होते हैं, दे आर मोर फुली डेवलप्ड एंड हैव अ मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे कि उनका जो कैरेक्टर होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल जो जेन ऑस्टिन की स्टोरीज है सेंटर अराउंड राउंड कैरेक्टर्स। जॉन ऑस्टिन की एक स्टोरी का मैं आपको नाम बताती हूँ, दैट इज प्राइड एंड प्रेजुडाइज, क्योंकि उसने अगर आपको याद हो तो एलिजाबेथ और जो बाकी कैरेक्टर्स थे, चाहे हमें पता हो कि स्टोरी कैसे कैसे मूव कर रही है बट स्टिल बीच बीच में जो है एक ऐसा मतलब चीज़ें आती उठ के जो कि कोई भी पता नहीं लगा सकता था, किसी को भी पता नहीं होता था। अब नेक्स्ट उनका एक और जो है जैसे मैं आपको बोला दैट इज कि 7 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल उनके लिए क्या थे। पहला एस्पेक्ट हमने पढ़ लिया है दैट इज कि हमारे को क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए। दूसरा लोग मतलब रीडर्स कैसे होने चाहिए। तीसरा नाउ हियर इज प्लॉट, इट इज रिकाउंटिंग of events with an emphasis on cause and effect. A plot must strike balance between the events and the character. तो अब वो बताते हैं कि एक प्लॉट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाता है एक नॉवल के लिए, एक टेक्स्ट के लिए। और वो क्यों? क्योंकि अगर आपने सोचो अगर एक आप प्ले बता रहे हो, प्ले मतलब परफॉर्म कर रहे हो, बट वो प्ले अगर जो है एक बंद रूम में परफॉर्म किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि आपको नेचर को बचाना है, पानी को बचाना है, तो मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ का वहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं बन पा रहा है। बट अगर आप कहीं बाहर जाओगे या आपको नेचर को दिखा रहे हो, आप कहीं में दिखा रहे हो कि यहाँ पे लोगों ने ऐसे कूड़े में पन्नी में आग लगा दी है, बट एट द सेम टाइम अब ये शोकेस कर रहे हो, मतलब रूम में बैठ के बोल रहे हो कि नहीं नहीं किसी को ऐसे पन्नी में आग नहीं लगानी चाहिए जिससे कि बाहर जो पॉल्यूशन होता है कुछ होता है। मतलब आपको एक नॉवल जो मतलब प्लॉट होता है ना वो बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए एंड मैच करना चाहिए टू द करेक्टर्स अपीयरेंस टू द करेक्टर्स रिस्पॉन्स। नेक्स्ट वी हैव इज अब वो ये बताते हैं कि जो प्लॉट है शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड लीव नो लूज एंड्स, मतलब लोग ना वहाँ पे कमी ना निकाल सके कि नहीं यार ये प्लॉट अच्छा नहीं था। चाहे अगर आपको मैं इसका एक एग्जांपल बताती हूँ, एक स्टोरी मैंने पढ़ी है कुछ टाइम पहले, दैट इज वेटिंग फॉर गॉडोट। दैट इज एन एब्सेंट थिएटर की एक स्टोरी है ये, आई थिंक सैमुअल बेकेट ने लिखी थी ये टेक्स्ट पर्टिकुलरली। और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में क्या था कि दो होते हैं लोग, मतलब दो पर्टिकुलर प्रोटैगनिस्ट होते हैं, एक होता है व्लादिमीर, एक होता है एस्ट्रेगन। दोनों ही जो है बाहर आए हुए होते हैं, मतलब किसी एक जगह पे होते हैं। एक जगह होती है जहाँ पे बताया गया है, पूरा प्लॉट को एक्सप्लेन किया गया कि वहाँ पे एक पत्थर वगैरह सा रखा हुआ है बड़ा सा, जहाँ पे वो दोनों बैठे हुए हैं। मतलब पत्थर आप मान के चलो जैसे डोरेमोन वगैरह कभी आप देखते थे तो वहाँ पे बहुत बड़े से पत्थर होते थे जैसे पार्क वगैरह में, जहाँ पे लोग इसीलिए बच्चे इजीली बैठ सकते थे, वैसा टाइप का पत्थर है। और एक वहाँ पे ट्री है जहाँ पे कोई भी लीव्स नहीं है, पूरा जो एटमॉस्फेयर उसके अंदर में बताया गया कि नाइट है या दिन है। मतलब प्लॉट जो है वो सिग्निफाई होना चाहिए, लोगों को पता चलता रहना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है और वहाँ का नेचर उस समय कैसा है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि प्लॉट जैसे कि एक है फैंटेसी एंड प्रोफेसी। फैंटेसी जो है वो यूजुअली थ्रिल द रीडर्स, मतलब कि फैंटेसी लोगों को दिमाग में थ्रिल पैदा करती है कि और अब क्या हो सकता है, अब कैसा होगा, कि कितना अच्छा हो सकता है। फैंटेसी मतलब ना कई लोगों को ये लगता है कि फैंटेसी बुरी और अच्छी दोनों सकती है, बट जनरली फैंटेसी को हम जो पॉजिटिव वे में ही रिगार्ड करते हैं। फैंटेसी इज अ जनरल ऑफ लिटरेचर that features magical and supernatural elements that do not exist in real world। मतलब ऐसा नहीं है फैंटेसी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यहाँ पे लिखा नहीं कर सकती है, बट फैंटेसी हो सकता है जैसे हम सोच रहे हैं कि हाथी फ्लाई कर रहा है, हाथी उड़ रहा है, वो फैंटेसी है हमारी, मतलब वो चीज़ नहीं हो सकती है। बट देर आर टाइम्स कि फैंटेसी हमारी ये भी हो कि यार इतनी गर्मियों का मौसम हो रहा है, इतनी धूप वगैरह पड़ रही है और हमें जो ठंडी हवा मिल जाए, आज बारिश हो जाए, बट वो कई बार सच हो भी सकता है, बट कई बार वो चीज़ नहीं भी सच हो सकती है। प्रोफेसी डिमांड्स द क्वालिटीज,
प्रोफेसी के अंदर टाइम होता है, मतलब प्रोफेसी का मतलब होता है क्वालिटीज लाना। ये प्रोफेसी कोई कैसे कर सकता है? अब एक ज्योतिष है, वो प्रोफेसी कैसे बनाता है? उसके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर वो दिमाग, मतलब कहते हैं ना, दिमाग पढ़ने की तो नहीं बोलूंगा, मतलब मैं समय को पहचानने की या फिर एक पर्टिकुलर शक्ल को देख के उसको चीजें पहचानने की बहुत ज्यादा समझ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी में बताया गया ह्यूमिलिटी एंड सस्पेंशन ऑफ द सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब कि आपको सेंस ऑफ ह्यूमर पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोफेसी जो है ये एक टोन है ऑफ वॉइस एंड इट मे इम्प्लाई एनीथिंग। ईच एस्पेक्ट ऑफ नॉवल डिमांड्स अ डिफरेंट क्वालिटीज इन द रीडर। जैसे पहला है पैटर्न एंड रिदम। पैटर्न मस्ट डेवलप नेचुरली। तो क्या बताते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ई एम फ्रॉस्टन है, वो क्या बोलते हैं कि पैटर्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सोच रखा है कि हमारा ना ये प्ले कैसे मूव करेगा, कि अभी हम पार्क में थोड़ी देर बाद मतलब वो इंसान घर जाएगा, फिर वो इंसान किचन में जाएगा, फिर वो इंसान ये करेगा, फिर वो इंसान वो करेगा, फिर वो करेगा, वो वहां जाएगा, वो वहां जाएगा। मतलब हर चीज ही डेवलप नहीं होनी चाहिए, हर चीज ही पैटर्न में नहीं होनी चाहिए। देयर आर टाइम्स कुछ चीजें पैटर्न को जो है नेचुरली पे छोड़ सकते हो, नेचर पे छोड़ सकते हो। क्योंकि क्या हो सकता है, जैसे कई बार पैटर्न जो है ना वो अपने आप बन सकता है। जैसे कि अगर एक इंसान है, अगर आप पैटर्न वगैरह फॉलो कर रहे हो, तो आपको जो स्टोरी जो है पूरी 1 to 1, मतलब आपको सब कुछ चलना पड़ेगा एक साथ। बट अगर पैटर्न फॉलो नहीं होगा तो वो स्टोरी ना अपने आप में ही विजुअली बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट देगी। स्टोरी का जो रिदम है ये रिप्रेजेंट करता है बाय अ मोटिव दैट रिकर्स विद स्लाइट मॉडिफिकेशंस। नेक्स्ट वी हैव इज नाउ यूनिट 2 पे हम आ गए हैं। यूनिट 1 पूरी कवर हो गई है, मैंने आपको बता दिया कि मेजर फैंटेसीज और मतलब प्रोफेसी के बारे में बता दिया। इसमें आपको याद रखना, आपसे यही पूछा जा सकता है 7 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल कौन कौन से होते हैं। पहला एक स्टोरी, देन वी हैव इज पीपल, देन वी हैव इज द फ्लैट एंड ये वाले कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताना चाहिए, एक होता है फ्लैट और एक होता है राउंड कैरेक्टर्स। उसके बाद हमने पढ़ा प्लॉट के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा फैंटेसी एंड प्रोफेसी के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा पैटर्न एंड रिदम के बारे में, and then we had the next unit now, that is unit number 2। यूनिट नंबर 1 हमने कवर कर ली है और वीडियो थोड़ी लंबी होगी ही होगी क्योंकि हमने इसमें सारा ही सिलेबस कवर करना है। यूनिट 2 अब आपकी है बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंदा मथ। आनंदा मथ जो है ना ये एक सीरियलाइज्ड बंकिम चंद्र चटर्जी की जो जनरल है, जो कि किस में है लिखी गई है, बांगा दर्शन में, फ्रॉम 1881 to 1882। इट वॉज पब्लिश एज अ बुक इन 1882। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जो ई एम फ्रॉस्टर का ऊपर हमने पढ़ा एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल, वो कब पब्लिश हुआ था? सोचो सोचो, अगर आपको पता वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दो, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे दैट वाज पब्लिश्ड इन, बताओ बताओ, कुछ तो पता होगा, 1927 में। मतलब ये बात सच है, अगर जिनको भी पता था वो बता देना कि हाँ आपको पता था। 1927 में कौन सा पब्लिश हुआ था? एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल। किसने लिखा है? ई एम फ्रॉस्टर ने। मेजर क्या आ सकता है कि कौन से ऐसे 7 एस्पेक्ट्स होते हैं नॉवल के, उसमें कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे कि पैटर्न हो गया, रिदम हो गया, फैंटेसी हो गया, प्रोफेसी हो गया, पीपल मतलब दैट इज रीडर्स हो गया, प्लॉट हो गया, एंड बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आनंदा मथ के बारे में। आनंदा मथ ये बुक पब्लिश हुई है 1882 में। सन्यासी रिवॉल्ट जो कि बंगाल में हुआ था, फॉलोइंग द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। याद होना चाहिए था आपको, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। इसी ने इंस्पायर किया था आनंदा मथ के प्लॉट को। ये फर्स्ट जो है वो इंग्लिश में पब्लिश हुई थी और इसका टाइटल क्या था? द एबे ऑफ ब्लिस। लिटरली इसका मतलब वो क्या होता है? आनंदा का मतलब होता है ब्लिस एंड मथ का मतलब होता है एबे। सो द एबे ऑफ ब्लिस, और इसको ही हमने इसका नाम दिया फिर आनंदा मथ। It is often due to be the first political novel which brings to the fore the novelist a nationalist discourse। ये आपको याद रखना है, ये एक फर्स्ट पॉलिटिकल नॉवल माना जाता है जो कि क्या लाता है? नेशनलिस्ट डिस्कोर्स को लेकर आता है। फर्स्ट पॉलिटिकल नॉवल जो कि नेशनलिस्ट डिस्कोर्स को लेकर आता है। आनंदा मथ जो है एक नैरेटिव है अबाउट द सन्यासी रिबेलियन अगेंस्ट द मुस्लिम रूलर्स एंड द ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर्स। ये नॉवल के बारे में अगर हम पढ़ें तो बंगाली पोइट जो है, मतलब अबाउट द नॉवलिस्ट जो कि है बंकिम चंद्र चटर्जी। सो बंगाली पोइट है ये, नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट है एंड जर्नलिस्ट। बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि कब से लेके कब तक हुआ था, इनका मतलब बर्थ कब था? जून 2000 मतलब जून 26 को, मतलब 1838 में इनका जन्म हुआ था और 1894 में इनकी डेथ हुई थी। टेक्स्ट कब पब्लिश हुआ था फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, दैट इज 1882 में। मतलब कि अपने जन्म के मतलब जब ये जिंदा थे तब इन्होंने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को पब्लिश करा लिया था। दैट इज इट इज नॉट अ पोस्ट थॉमलेस टेक्स्ट, आई थिंक से कुछ ऐसे बोलते हैं, जो कि टेक्स्ट जनरली डेथ के बाद पब्लिश होता है। और ये बोला जाता है ये मोस्टली नोन होते हैं फॉर द राइटिंग ऑफ द पेट्रियाटिक एंथम वंदे मातरम। याद होना चाहिए आपको, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उन्होंने वंदे मातरम लिखा था। क्या है ये? पेट्रियाटिक एंथम है इंडिया का। which was some
sung by liberation fighters in India and ultimately made into country's national song। तो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है ये। नेशनल एंथम कौन सा है? जनगण मन, ये आपको पता नहीं चाहिए, ये नेशनल सॉन्ग है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, बिकॉज मैंने ये वाला पेपर दे रखा है पहले, और तब मैं पेपर में यही भूल गई थी कि नेशनल सॉन्ग कौन सा, मतलब ये वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है। थोड़ा सा ये चीज याद रखना, बिकॉज पेपर में इतनी चीजें पड़ी होती है ना, कई बच्चों को लग रहा होगा कि कैसे ही भूल सकते हैं, बट बिकॉज इतनी सारी चीजें याद रखते हो जब आप, तो कुछ कुछ चीजें आप भूल भी सकते हो। तो पहला वाला नावल आपका एस्पेक्ट ऑफ द नावल 1927 में पब्लिश हुआ। ये वाला नावल आपका कब पब्लिश हुआ? 1882 में पब्लिश हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो जन्म है वो 1838 में हुआ। इनकी डेथ हुई 1894 में। इन्होंने कौन सा वो लिखा था, नेशनल सॉन्ग लिखा था, इंडिया का नेशनल सॉन्ग लिखा था, दैट इज वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इज समटाइम्स कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल्स इन इंडिया। राजमोहन्स वाइफ वॉज हिज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ फिक्शन। ये भी याद रखना, बंकिम चंद्र जो है वो राइटर है ऑफ 14 नॉवेल्स। ये भी याद रख सकते हो अगर याद रहे तो, 14 नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं इन टोटल। समरी के बारे में पढ़ लेते हैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की। तो ये एक फरमाई स्ट्राइक्स जो कि बंगाल में हुई थी 1771 में, जो कि ईयर था आनंदमत व सेट इन, मतलब इस पर्टिकुलर ईयर में ये आनंदमत एक टाइप से हम कहते हैं सेट हुई थी। फरमाइन जो है वॉज डेवास्टेड पोर्ट चाइना एंड अ यंग कपल महेंद्र एंड कल्याणी, जो कि डिसाइड करते कि वो फ्ली करेंगे टू कैलकाटा। They set out on a journey together but get separated on the way। कल्याणी जो है, जो कि हाउसवाइफ है, must run through the forest with her baby, try to evade men hunters who want to sell them off for food। मतलब कि क्या होता है कि कल्याणी जो कि बिछड़ जाती है, जो कि हाउसवाइफ होती है, और वो बिछड़ जाती है विद हर बेबी, मतलब वो अपने बच्चे के साथ बिछड़ जाती है, किससे? महेंद्र से। और वो कहाँ किससे बच रही होती है? मैन हंटर से, जो कि क्या कर रहे होते हैं, उनको सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन टर्म मतलब सेल करते हैं देम ऑफ फॉर फूड्स, मतलब ताकि खाने के लिए वो उनको सेल करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर द हैरोइंग चेस, कल्याणी जब एग्जॉस्टेड हो जाती है एंड पासिस आउट एट अ रिवर बैंक, मतलब कि वहां पे वो आई थिंक सो जाती हैं। अ हिंदू मॉन्क डिस्कवर करते हैं उनको और एंड द बेबी, बट बिफोर ही कुड रेस्क्यू देम, जो ब्रिटिश सोल्जर है टेक हिम इनटू द कस्टडी बिकॉज ही इज सस्पेक्टेड ऑफ कंस्पायरिंग विद अदर प्रीस्ट to incite a rebellion against British rule. As he is being taken away, he notices a priest who is not dressed like him. The first priest sends the message of the lady lying unconscious through a song. Kalyani and the baby are rescued by the other priest, मतलब कि कल्याणी और जो बेबी है दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है by the other priest, जो कि डिकोड करते हैं सॉन्ग को एंड लीड करते हैं देम टू अ रिबेल प्रीस्ट हाइडआउट। जो प्रीस्ट है वो भी प्रोवाइड करते हैं उनको एक सेंचुरी टू कल्याणीज हस्बैंड महेंद्र एंड द कपल इज रियूनाइटेड, मतलब कि फिर से वो जो है आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। महेंद्र इज कीन टू जॉइन द ब्रदरहुड ऑफ मॉन्क्स। द रिबेल लीडर takes him to see the three different manifestation of Bharat Mata, that is Mother India, in the form of goddess housed in 3 separation rooms। कौन से 3 सेपरेशन रूम्स अभी आपको पता होने चाहिए पेपर के लिए, जो कि 3 आइडल्स जो है वुमेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला व्हाट मदर वाज, व्हाट मदर हैज बिकम एंड व्हाट मदर विल बी। तो पहला क्या था, मदर को कैसे देखा जाता था, एन आइडल ऑफ गॉडेस जगतथारी। दूसरा है द मदर हैज बिकम, दैट इज गॉडेस काली, एंड द मदर विल बी द गॉडेस दुर्गा। ओवर टाइम जो रिबेल मूवमेंट है जो कि गेन करता है ट्रैक्शन एंड फाउंड मोर डिसिप्लिन रेडी टू फाइट फॉर द मदर्स ऑनर, they are then confident enough to relocate to a small brick fort। The British sent an overwhelming force to assault the fort। जो रिबेल्स है वो ब्लॉक कर देते हैं ब्रिज ओवर द नियावा रिवर विदाउट आर्टिलरी और मिलिट्री ट्रेनिंग, और जो ब्रिटिश है वो क्या करती है, एक स्ट्रैटेजिक विड्रॉ कर लेती है अक्रॉस द ब्रिज ड्यूरिंग द फाइटिंग। अब जो सन्यासी आर्मी होती है वो लीड करती है ब्रिटिश को इनटू अ ट्रैप। एज सुन एज द रिबेल्स फ्लड है द ब्रिज, द ब्रिटिश आर्टिलरी प्रोनाउंसेस किलिंग डजन्स। तो उसके में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ ही किल कर दिया जाता है। रिबेल्स टेक कंट्रोल ऑफ सेवरल कैनन्स एंड बिगिन फायरिंग एट द ब्रिटिश लाइन्स। आफ्टर द इनिशियल विक्ट्री जो रिबेल्स है उनको फोर्स किया जाता है द ब्रिटिश टू रिट्रीट। महेंद्र एंड जो कल्याणी है रीबिल्ड करते हैं अपने हाउस को एंड महेंद्र कीप्स फाइटिंग फॉर द रिबेल्स। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अगर हम थीम देखें, दैट इज द हिस्टोरिकल बायोग्राफी अप्रोच ऑफ दिस नॉवल रिवील्स कि जो बंकिम है has been influenced by his socio-culture force, so this novel has crucial significance in shaping a new Hindu identity as well as the ideology of early Hindu nationalism। और जो आनंदमत है ये इसको फर्स्ट सीरियलाइज किया था बांगा दर्शन में, जो कि एक बंगाली लिटरेरी मैगजीन है जो कि फाउंड किसने करी थी, चट्टोपाध्याय ने ही।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही इसको जो है खुद ही फाउंड करी थी। कौन सी मैगजीन आपकी? बंगाली लिटरेरी मैगजीन। इसका नाम क्या है? बांगा दर्शन, याद रखना। बिटवीन द ईयर, मतलब ये आपको पता है टेक्स्ट किस ईयर में पब्लिश हुआ था? 1882 में। और इस पर्टिकुलर जो मैगजीन है इसको भी क्या किया गया था, जो पब्लिश करवाया गया था वो भी करवाया गया था 1882 में ही। और जो ये मैगजीन है वो भी पब्लिश हुई 1882 टू 1883 के बीच में। एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कॉन्क्रीटाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल हु हैड बीन अंडर फॉरेन रूल, जो कि मुगल एंड इंग्लिश पीपल, फॉर अ लॉन्ग एज दे कुड रिमेंबर। अब नाउ वी हैव यूनिट 3। यूनिट 1 हमने कवर कर ली है, जो कि हमारी थी एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल। यूनिट 2 हमारी मेजरली थी आनंदामठ के ऊपर, जो कि लिखी है बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। नाउ वी हैव यूनिट 3, दैट इज चमन नाहल ने लिखी है आज़ादी। तीनों टेक्स्ट के बारे में भी आपको याद रखना है। पहला टेक्स्ट आपका कब पब्लिश हुआ था? 1927 में। दूसरा कब पब्लिश हुआ? 1882 में। और बाकी अब हम बात कर लेते हैं आज़ादी के बारे में। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले राइटर के बारे में। यहाँ पे चमन नाहल, जो कि क्या है, आज़ादी जो ये नॉवल है ये लिखा गया था इंडियन राइटर है चमन नाहल, जिनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बिफोर द पार्टीशन, जो कि कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान में। 1927 में इनका जन्म हुआ था। अब आप इजीली याद रख सकते हो, जिस साल फर्स्ट आपका नॉवल पब्लिश हुआ था उसी साल जो है चमन नाहल का जो है जन्म हुआ था। कहाँ पे? पाकिस्तान में। और उन्होंने माइग्रेट किया था विद हिज फैमिली टू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने अपनी फैमिली के साथ क्या किया था? माइग्रेट किया था इंडिया में। इंडिपेंडेंट इंडिया भी उसे हम बोलते हैं। उन्होंने रिसीव किए थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विद एमए इन इंग्लिश इन 1948। मतलब उन्होंने अपनी एमए इंग्लिश करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही 1948 में। लेटर उन्होंने स्टडी किया था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम एज अ ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलर फ्रॉम 1959 टू 1961। और एंड उन्होंने अपनी पीएचडी करी थी इंग्लिश में ही इन 1961। उनकी शादी हुई थी सुदर्शना रानी से, और उनके जो है दो बच्चे, मतलब दो लड़कियां थी, 2 daughters दे हैव। ही रिसीव द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड। जरूर याद रखना है, पेपर में जरूर लिखना है इस चीज को कि उनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1977 में, एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर अवार्ड 1977 में एंड 1979 में, मतलब रिस्पेक्टिवली ऐसे मिला इन्हें। बिसाइड्स राइटिंग नॉवेल्स, उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, क्रिटिकल एसेज। ही ऑल्सो टॉट एज अ विजिटिंग लेक्चरर एट सेवरल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, यूएसए, मलेशिया, जापान, सिंगापुर, कनाडा, नॉर्थ कोरिया। तो इससे आपको पता चलता है कितने ही कंट्रीज में उस एज में वो घूमे थे। समरी जो अगर हम देखें इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की, ये स्टोरी जो है ये है अबाउट द माइग्रेशन ऑफ अ हिंदू फैमिली। मतलब कैसे एक हिंदू फैमिली जो है जब वो माइग्रेट हुई थी पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के। ये प्लॉट जो है वो बिगिन करता है फ्रॉम द 3rd of June 1947, जिस साल हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था, विद द अनाउंसमेंट ऑफ वाइसरॉय, जो कि डिक्लेयर करते हैं पार्टीशन को इन द इवनिंग, शाम के टाइम में जो पार्टीशन जो डिक्लेयर हुआ था। बिफोर द पार्टीशन बाय एंड लार्ज जो हिंदूज और मुस्लिम और जो सिख्स थे वो सारे एक साथ रहते थे, हार्मनी के साथ, पीस के साथ रहते थे। बट जो लाल कांशी राम है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेनिस्ट, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। लाला कांशीराम, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेनेंट है और बीबी अमरवती एंड द मेन प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नॉवल। ये हमारे नॉवल के मेन प्रोटेगनिस्ट होने वाले हैं, जो कि रहते थे 3 रूम सेट में विद हिज वाइफ प्रभा देवी एंड 20-year-old कॉलेज गोइंग सन, जिसका नाम था अरुण। लाला कांशी जो है वो एक ग्रेन मर्चेंट थे, a follower of आर्य समाज, बट he is also fascinated with the ब्रिटिश राज। मतलब वो ब्रिटिश राज से भी फैसिनेटेड थे। जस्ट अपोजिट देयर हाउस, उनकी मतलब फैमिली जो वो जो यहाँ पे रहते थे उनके अपोजिट में एक सिख फैमिली भी रहती थी, वो इंक्लूड्स द प्रेग्नेंट जो कि वुमेन थी ईश्वर कौर, हर फादर, ग्रैंडफादर एंड उनके हस्बैंड, मतलब कि फादर और उनके ग्रैंडफादर भी थे, उनके हस्बैंड भी रहते थे और वो खुद भी उस घर में रहती थी। लेडी ऑनर जो कि अमरवती है, lives with her husband and adopted son, a beautiful Kashmiri daughter-in-law. फिर भी have Sunanda and 2 grandkids. On the ground floor lives the चार women, Padmini and her daughter Chandini. So ये बिल्कुल बताया गया कि पार्टीशन से पहले लोग कैसे कैसे रहते थे, और मतलब कोई भी एक वो नहीं होता था कि डिफरेंस नहीं होता था विद इन द रिलीजन। जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर हमने देखा किसकी फैमिली थी, डेट वॉज ऑफ कृष्ण कंशी राम जी के, जो कि खुद ही हिंदू फैमिली थी। उनके सामने एक और फैमिली रहती थी, दैट वॉज अ सिख फैमिली। देन एक हमारे को बताया गया कश्मीरी फैमिली भी उनके आसपास में ही रहती थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें रिलीजन में कोई भी डिफरेंसेस वगैरह नहीं थे उस समय। उसके अलावा हमारे पास नाउ वी हैव इज द बिल्डिंग ऑल्सो हाउसेज मुकंदास मदर हुज सन इज इन जेल, और वो रहते थे ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर राइट अपार्ट।
द डे ऑफ पार्टीशन इज अनाउंस। और यही सारे लोग, मतलब अब हमने कितने भी करेक्टर्स के बारे में बात करी ना, ये सब लोग बिल्कुल अलग अलग हो गए थे पार्टीशन के बाद। थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस वी एज अ रीडर्स, हमारे को पता चलता है कि क्या हॉरर था, क्या पेन था पार्टीशन का। स्टोरी इज अ जर्नी, मतलब ये जो स्टोरी है वो एक जर्नी है ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स हु ऑल हैव टू लीव देयर होम इन सियालकोट। ये लोग पहले सियालकोट में रहते थे। आफ्टर पार्टीशन इन्होंने जो है फ्री इंडिया में मूव किया था ड्यूरिंग द ऑनगोइंग रियॉट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और उसमें आपको पहले पता है कि बहुत सारी चीजें भी चल रही थी। एक तरफ मतलब कि बसेस वगैरह को चलाया जाता था, ट्रेन वगैरह को चलाया जाता था, और लोगों को मारा जाता था, वुमेन्स को एबडक्ट किया जाता था, रेप वगैरह होते थे, और बच्चों को भी किल किया गया था। और उस समय में जो है इतनी सारी फैमिलीज एक साथ अलग हुई थी। और ये लोग कहाँ से निकले थे? सियालकोट से निकले थे। और कहाँ पे मूव किया था इन्होंने? माइग्रेट किया था इंडिपेंडेंट इंडिया में। उसके बाद हमारे को बताया गया है द मेन प्रोटैगनिस्ट जो है इज द ग्रेन मर्चेंट, जो कि है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लाला कृष्ण कंशीराम, जो कि कहाँ रहते थे? रेंट पे रहते थे इन अ शेयर्ड हाउस विद हिज वाइफ एंड अ कॉलेज गोइंग सन, जो कि हमने बात करी, विद 7 अदर फैमिलीज। मतलब उस एरिया में और भी 7 अदर फैमिलीज जो कि उनके आसपास में थी। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में, द मेन प्रोटैगनिस्ट जो हमने पढ़ी लिया है इनके बारे में, जो कि सियालकोट में रहते थे, ही इज ओल्डेस्ट एंड चीफ टेनेंट ऑफ बीबी अमरवती। Next wave is he is not well read but shares the common middle class mindset to elevate the status of his family with education and follow the trendy nationalist spirit. Story है ये किसके बारे में? About his loss of identity, home, family members and a quest टू फाइंड देम अगेन इन न्यू इंडिया। तो क्योंकि अब जो है वो अपनी फैमिली से बिछड़े थे, क्योंकि उनकी फैमिली में पहले ही 7 अदर फैमिली मेंबर्स भी थे, और सारी अदर मतलब फैमिलीज भी थी जो कि अपने उनको फैमिलीज की तरह ही लेकर चलते थे वो एज अपना फैमिली मेंबर की तरह, और वो सारे के सारे अलग हो चुके थे बिकॉज ऑफ पार्टीशन। ये जो स्टोरी है ये बताती है कि लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ये थीम्स है कुछ इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के। आइडेंटिटी मतलब लोगों ने अपनी आइडेंटिटी खो दी थी। कहाँ वो पहले उस घर में रहते थे, उस उनकी एक अपनी आइडेंटिटी थी, उनका घर उन्होंने वो खो दिया था, उनके फैमिली मेम्बर्स उन्होंने वो खो दिए थे। एंड सबसे मेन चीज कि अब उन सब में एक ही वो एक क्वेस्ट थी, मतलब कहते ना एक इच्छा अभी भी बची हुई थी कि कभी ना कभी वो अपने न्यू इंडिया में जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को दोबारा से देख सकेंगे या फिर उनसे मिल सकेंगे। He firmly believes in Gandhi and cries after his death, but he also admires the British government. दोनों ही चीज थी, एक तो वो गांधी को भी बिलीव करते थे, गांधी को भी एडमायर करते थे, बस दूसरी तरफ वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी एडमायर करते थे। ही लव्स हिज लैंग्वेज उर्दू एंड हिज मदरलैंड सियालकोट। दोनों ही चीजें उन्हें पसंद थी, उनको अपनी उर्दू लैंग्वेज भी पसंद थी, और इससे हमें पता चलता है अगर उन्हें उर्दू लैंग्वेज पसंद थी तो इससे मतलब रिलीजन का कितने डिफरेंसेस आते हैं। हाउएवर ही इजीली कॉल्स इंडिया हिज मदरलैंड आफ्टर क्रॉसिंग द रावी। मतलब जब उन्होंने अपनी रावी रिवर को क्रॉस किया था जब पाकिस्तान से इंडिया आते समय, तो अब उनको कोई भी मतलब ऐसा दुख वगैरह नहीं था, उनको कुछ गुस्सा वगैरह नहीं थी उस समय, क्योंकि उन्हें मतलब पाकिस्तान छोड़ना पड़ा या इंडिया को अपना मदरलैंड बोलना पड़ा। उस समय उनको कोई भी ऐसा दुख नहीं था। एज अ मुस्लिम उनको दुख होता, बट उनको ऐसा दुख नहीं था। नेक्स्ट है प्रभा रानी, जो कि कौन थी? कांशी राम जी की जो है, जो कि वाइफ थी। विद एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ गुड इंडियन वुमेन, एज अ 40-year-old वुमेन शी इज मेच्योर एंड क्लेवर इनफ टू मैनेज हर होम वेल। शी ऑल्सो हैज हर ओन सुपरस्टिशियस बिलीफ, मतलब उनके ऐसे सुपरस्टिशियस बिलीफ वो भी थे। एंड कलेक्शन ऑफ परफ्यूम्स, उनका बताया गया है उनके पास क्या क्या था, कलेक्शन ऑफ परफ्यूम्स, साड़ीज एंड ज्वेलरी, जो कि उन्हें सब छोड़ना पड़ा होगा वंस शी मूव टू इंडिया या फिर वंस शी माइग्रेटेड टू इंडिया। As a dutiful wife, she worries about the health of her husband and feels proud that he is so well versed in current affairs. Like an idle woman from any classical text, she complains to others about how difficult it is to make her husband happy. She is idle wife who knows how to be a docile and when to be brave, take care of the situation. Next we have is अरुण कुमार, जो कि कौन थे? सन थे, मतलब बच्चे मतलब बेटे थे किसके? कंशीलाल और प्रभा रानी के, जिन्होंने स्टडी करी थी मौर्य कॉलेज सियालकोट से ही। एट द एज ऑफ 20 उन्होंने वो स्टडी करी थी इंग्लिश लिटरेचर की, और वो टेनिस भी खेलते थे। उनका कैरेक्टर जो है वो जो पार्शियली इंस्पायर करता है नहाल की पूरी लाइफ को। और नहाल मतलब कौन है? जो हमारे ये ऑथर है, मतलब इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के जो राइटर है वो। He also shares the role of the narrator with Lala Kanshiram. Like any other young boy, he has a fair share of romantic relations and sexual desires. He does not like Gandhi, but gets offended when someone else insults him. मतलब चाहे वो गांधी जी को लाइक नहीं करते थे, बट वो ऑफेंड भी हो जाते थे अगर कोई उनको जो है मतलब कोई भी गांधी जी की इंसल्ट करता था उनके सामने। नेक्स्ट वी हैव इज अ कैरेक्टर दैट इज ऑफ चांदनी, एक यंग गर्ल है। पहले मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में आपको कैरेक्टर्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए, मैंने आपको शुरू में भी बोला था। ये एक यंग गर्ल है 18 ईयर ओल्ड,
पद्मिनी की डॉटर है ये, एंड अरुण सेकंड गर्लफ्रेंड, मतलब अरुण की जो है सेकंड गर्लफ्रेंड थी। शी ड्रीम्स ऑफ मैरिंग अरुण एंड लिविंग अ पीसफुल लाइफ। पर ये सारे जो ड्रीम्स थे वो टूट गए थे कब, जब उन्होंने जो है अलग अलग उनको कंट्रीज में मतलब माइग्रेट करना पड़ा जब उन्हें इंडिया कंट्री में, तो तब वो जो है अलग हो गए थे। तो उस समय उनके फिर आगे कोई राजा का मतलब रिश्ता वगैरह बनने का नहीं रहा था। Her end remains unclear and she is symbolic of all women lost during the riots. Her fate is not shared but it is declared that she will not have good life, क्योंकि अब वो अलग हो चुके थे तो अब मोस्टली बिलीव किया जाता है कि उनकी अब अच्छी लाइफ नहीं रही होगी। फर्स्ट शी सर्व्स एज अ डिस्ट्रैक्शन ऑफ अरुण टू नॉट थिंक अबाउट नूर एंड मधु। नाहल जो लिखते हैं चांदनी जो है had seeped so deeply into his consciousness. नेक्स्ट है चौधरी बरकत अली, ये एक मुस्लिम फ्रेंड है लाला कंशीराम के। उनके जो बेटे हैं जो कि मुनीर, जो कि बेस्ट फ्रेंड है ऑफ अरुण, एंड हिज डॉटर नूर इज अरुण फर्स्ट गर्लफ्रेंड। मतलब अब दोनों ही बता दिया गया है कि उनकी जो मतलब जो अरुण की जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी दैट वाज नूर, सेकंड गर्लफ्रेंड वाज चांदनी। ही इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन आइडल गांधी फॉलोअर, जो कि चौधरी बरकत अली के बारे में बताया गया कि परफेक्ट एग्जाम्पल है गांधी जी के फॉलोअर। अनलाइक अदर मुस्लिम्स whose fanaticism leads them to hatred, hysteria, frenzy, he keeps his friendship and brotherhood till the end. He is a good father who believes in his daughter and son's education. He does not stop Noor from singing because she likes it. तो उन्होंने अपनी लड़की को जो कभी भी सिंगिंग वगैरह के लिए मना नहीं किया था, वो भी उस टाइम में जबकि मोस्ट टाइम में जो है करियर परस्यू नहीं करने दिया जाता था। विदाउट केयरिंग अबाउट अदर्स, मतलब विदाउट केयरिंग अबाउट अदर्स ओपिनियन, उन्होंने फॉलो किया था अपने हार्ट को एंड वो ट्राई करती थी कि वो अपना जो बेस्ट दे सके हर चीज़ में। He firmly believes कि गांधी के जो वर्ड्स थे अ मुस्लिम इन इंडिया वॉज मोर एन इंडियन देन एनीथिंग एल्स, मतलब उनके लिए जो है मतलब जो गांधी जी के जो वर्ड्स है उनके लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि अगर कोई मतलब जो मुस्लिम है वो अगर इंडिया में है ही इज़ मोर एन इंडियन देन एनीथिंग एल्स, कि वो कोई मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो ये, बट द मोर थिंग इज कि वो एक इंडियन है, वो एक इंडिया का मतलब सिटीजन है एंड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। एंड ये लाइन ना आप पेपर में जरूर लिख सकते हो कि गांधी जी ने एक टाइम पे ये लाइन भी बोली थी, अ मुस्लिम इन इंडियन a Muslim in India was more an Indian than anything else. Summing up, अब इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम सम अप करते हैं। ये नॉवल जो है वो शो करता है हॉरर्स ऑफ वायलेंस, फ्लाइट ऑफ रिफ्यूजीज, द फ्रेंजी कॉज्ड बाय रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, एंड बोथ द बेस्टियल एंड ह्यूमैनिटेरियन साइड ऑफ मैनकाइंड। नाहाल जो है डज नॉट ब्लेम एनी रिलीजन अबाउट फॉर द क्योर्स, बट ही कम्प्लीटली अग्री कि ये जो पार्टीशन है वो गलत था एंड हैस्टी डिसीजन था, एंड वो होल्ड करते हैं पॉलिटिशियंस एंड रिलीजियस लीडर्स को रिस्पॉन्सिबल फॉर द mayhem that followed in wake of the division of the country, मतलब जो पूरा रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा बुरा था। He carefully portrays how people have thought of Gandhi as a saint who can fight against the British and at the same time show up the other political leader as confused, helpless or selfless, or selfish and inhuman. जो graphic portrayal है of the pain, the chronicles of history, the political opinions and the religious frenzy make the novel one of the best additions to partition literature in India. And with this we are on the end of this video. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो थोड़ी लंबी है और इसके बाद अगर आपके पास टाइम, अगर पेपर के पास अभी भी टाइम है आपके पास, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक कर सकते हो, डैट इज़ कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की जो मैंने वीडियो बना रखी है पहले, इससे पहले वो ज़रूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी तीनों ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस का। वो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए नहीं होगी, अगर आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देख लोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बाकी अब आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।